मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि इस समय विज्ञान विषय की श्रृंखला कंटिन्यू है। विज्ञान विषय की श्रृंखला के क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइंस पेपर 2017 पार्ट 1 है। अगर हम बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान विषय की कम समय में बेहतर तैयारी कैसे किया जाए, इसके लिए हमारे एक 4000 प्रश्नों की श्रृंखला कंटिन्यू है। आप इस श्रृंखला से जुड़ सकते हैं और आसानी से आप विज्ञान सब्जेक्ट में बहुत बेहतर कर सकते हैं। न केवल NMMS एग्जाम में बल्कि आप अदर एग्जाम में भी आप अगर इन वीडियोस को देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप कम समय में विज्ञान के बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बना पाएंगे एग्जाम हॉल में। जैसे कि 2017 का पेपर का जो पहला क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ये हर कंपटीशन का हिस्सा बनता ही बनता है। तो प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करें तो यह दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं मीटर किसका मात्रक होता है, मीटर दूरी का मात्रक होता है। इस वजह से प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हो जाएगा, दूरी का। यहाँ पे जो वर्ष लिखा हुआ है, आप इस वर्ष को देख करके समय पर मत टिक कर दीजिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ऑप्शन में प्रकाश की तीव्रता दिया हुआ है। आप तुरंत प्रकाश की तीव्रता पे भी टिक कर सकते हैं, लेकिन आप ये गलती नहीं करेंगे। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आप एक पेन और एक पेपर या कॉपी उठाइए और एक अच्छा नोट्स बना लीजिए। इन वीडियोस का नोट्स बनाइए। कम समय में आप अच्छा नोट्स बना सकते हैं और जो आप नोट्स अपने खुद बनाएंगे उसे आप कम समय में तैयार भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है, यानी एग्ज़ाम हॉल के पहले आप 2-3 दिन पहले भी अगर आप उसे पढ़ना चाहें तो बहुत आसानी से आप उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि अपना नोट्स बहुत ही आसानी से कम समय में तैयार किया जा सकता है। इसलिए आप अपना खुद एक नोट्स बनाइए। आप वीडियोज़ को एक बार देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को दोबारा देखिए, और जब आप वीडियो को दोबारा देखिए तो उसी समय आप नोट्स बनाना शुरू करिए। पहले एक बार अच्छे से वीडियो को देख लीजिए बिना पेपर पेन उठाएं। दोबारा आप वीडियोज़ को जब देखिए तो फिर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ज़रूर नोट कर लीजिए। आप कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम हॉल में सारे क्वेश्चन बना के आ जाएंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि निम्न में सदिश है, कौन सा सदिश है, ऊर्जा, संवेग, कार्य और दूरी। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक लगभग 95% सही हो जाएगा सदिश और अदिश के लिए। ध्यान से देखिए, जिस भौतिक राशि में व आ जाए या ब आ जाए या इससे संबंधित कोई भी लेटर रहे, व या ब आए, बीच में आए, पहले आए, लास्ट में आए, तो वो सदिश होता है। जैसे हम एग्जाम्पल बताते हैं, वेग, विस्थापन, इसे जरूर आप नोट कर लीजिएगा। वेग, विस्थापन, संवेग, आवेग, बल, बल आघूर्ण। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें सब में व आ रहा है, और जो व आए वो क्या हो जाता है, वो सदिश हो जाता है। विस्थापन देखिए सदिश है, वेग, संवेग, आवेग, बल, बल आघूर्ण, ये जितने हैं सब सदिश राशियां हैं। कुछ अपवाद भी हैं, जैसे आवेश, आवेश अगर आ जाएगा तो वो अपवाद है। आपको हम बता दें, जितनी मूल राशियां हैं, 7 मूल राशियां हैं, वो 7 मूल राशियां अदिश होती हैं। ठीक है, तो जैसे लंबाई का मात्रक दूरी, लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक है, समय का सेकेंड, ये सब आ जाए तो अदिश हो जाएगा। ठीक है, धारा अदिश राशि हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से जो है जिसमें व या ब आए वो सदिश हो जाएगा, बाकी सब अदिश हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आइए, ऊर्जा अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है, संवेग ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में जिसमें व या ब आता है वो सदिश होता है और बाकी क्या हो जाता है, अदिश हो जाता है। तो आप इस ट्रिक का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में सही कर सकते हैं। ठीक है, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये हर साल ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, इसमें 3-4 प्रश्न बनते हैं, जो कोई ना कोई प्रश्न इसमें पूछ सकता है। तो आज हम इन सारे प्रश्नों का आंसर आपको कर देते हैं। देखिए, जल का असामान्य प्रसार, जल का असामान्य प्रसार
जल में कैसा प्रसार होता है? असामान्य प्रसार होता है। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और हम यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं या उसके ऊपर जो भी है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो आयतन होता है वो मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन क्या होता है? आयतन जो है वो अधिकतम होता है, आयतन अधिकतम होता है। अब ये बात कैसे आपको समझ में आएगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन अधिकतम होता है? इसके लिए आप समझिए, एक बॉटल में पानी भर लीजिए, ठीक, और उस पानी को फ्रिज में रख दीजिए और पानी पूरा भरिएगा, एकदम जरा सा भी जगह खाली न रहे। और उसको जब हम फ्रिज में रखते हैं या फ्रीजर में रखते हैं तो वो जब बर्फ़ बनता है तो आप देखेंगे कि उसका आकार में ज़रूर परिवर्तन हो जाता है उस बॉटल के, या आप अगर उस कैप को निकालें तो जो बर्फ़ होती है वो ऊपर निकल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ बर्फ़ का आयतन पानी के आयतन से ज़्यादा होता है, तभी वो बॉटल से बाहर आने लगता है या बॉटल टूट भी जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ का आयतन पानी के आयतन से ज़्यादा होता है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन अधिकतम होता है। कभी नहीं भूलेगा अगर आप ये एक्सपेरिमेंट एक बार कर लेंगे। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन क्या होता है? अधिकतम होता है, ठीक। अब आयतन और घनत्व में क्या संबंध है? घनत्व बराबर जो होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आयतन अधिकतम होगा तो घनत्व मिनिमम होगा, क्योंकि एक दूसरे के व्युत क्रमानुपाती हैं, यानी कि इसमें उल्टा संबंध है। घनत्व और आयतन में कैसा संबंध होता है? व्युत क्रमानुपात का, यानी कि उल्टा संबंध होता है। तो अगर आयतन मैक्सिमम है तो घनत्व क्या हो जाएगा? घनत्व मिनिमम हो जाएगा। तो आयतन अधिकतम या घनत्व न्यूनतम। देखिए कितना आसान है समझना। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। लेकिन इसके इतर जब हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन न्यूनतम होता है और घनत्व क्या हो जाएगा? अगर आयतन न्यूनतम होता है और तो घनत्व क्या होगा? चूंकि घनत्व और आयतन व्युत क्रमानुपाती होते हैं, इसलिए घनत्व क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। घनत्व हो जाएगा अधिकतम। तो किस टेम्परेचर पर, क्वेश्चन ये पूछा गया है, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आपको फंसाने के लिए -4 डिग्री सेंटीग्रेड भी दे रखा है, तो ज़्यादातर बच्चे -4 को भी टिक कर सकते हैं या 100 को कर देते हैं, 4 को तो वो कतई नहीं करते हैं। लेकिन आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं एक बार तो इस तरह के प्रश्न आपके गलत ही नहीं होंगे, ठीक है। अब आप ऐसे समझिए, जल में जो असामान्य प्रसार होता है उसका क्या मतलब होगा? असामान्य प्रसार का मतलब ये कि जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक घटता है, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जल का आयतन क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है, ठीक है। तो जल में यह असामान्य प्रसार हो गया, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक घटेगा फिर बढ़ेगा। अब क्वेश्चन कैसे बनाता है? क्वेश्चन ये बनाता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने पर जल का आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है। एक ऑप्शन बना दिया, पहले बढ़ता है फिर घटता है। दूसरा ऑप्शन बना दिया, घटता है या फिर बढ़ता है। 4 ऑप्शन बन गया। अब इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आप टिक करेंगे? तो आप ध्यान से देखें, जल का आयतन पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम, फिर बढ़ने लगेगा। इसका मतलब पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ये ऑप्शन आपको टिक करना है। तो ये यानी जल का आयतन 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने पर पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, इस ऑप्शन को हमें टिक करना है। लेकिन अगर यही चीज़ घनत्व के केस में पूछ दिया कि जल का घनत्व 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाने पर जल का घनत्व क्या होता है? पहले बढ़ता है फिर घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, केवल घटता है केवल बढ़ता है। तो आप इस चार्ट को बना लीजिए। घनत्व न्यूनतम होता है, जब कोई चीज़ न्यूनतम है और जब वो आगे बढ़ेगी तो इसका मतलब अब चूंकि न्यूनतम हो चुका तो अब इससे अधिक होगी। तो घनत्व क्या हो जाएगा? पहले बढ़ेगा फिर घटेगा,
देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व अधिकतम होता है, इसका मतलब ऊपर जाएंगे तो घटेगा, नीचे जाएंगे तो भी घटेगा, क्योंकि वो अधिकतम हो चुका है, मैक्सिमम हो चुका है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कभी एग्जाम हॉल में गलत ही नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप अक्षरशः नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप वीडियो को रोक रोक करके भी आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा और ये चार्ट जरूर बना लीजिएगा। यही है जल का असामान्य प्रसार। यही वजह है कि थर्मामीटर में पानी को स्थान नहीं मिला, उसकी जगह पर पारे को स्थान दिया गया, क्योंकि पारा में असामान्य प्रसार नहीं होता है। वहाँ पर जो प्रसार होता है वो लगातार, यानी कि अगर वो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो लगातार बढ़ेगा, या घट रहा है तो पारा लगातार नीचे गिरेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो पारा धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर घटता है तो पारा नीचे चला जाता है, ठीक है ना। उसमें असामान्य प्रसार नहीं होता है, उसमें सामान्य प्रसार होता है। इस वजह से थर्मामीटर में पारे का यूज़ किया जाता है, पानी का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप इसे ज़रूर नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फिजिक्स का। निम्न में किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो निम्न में किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? दागी गई गोली, अगर हम गोली चला देंगे तो ऑब्वियसली उसमें गतिज ऊर्जा होगी। जिसमें गति है तो गतिज ऊर्जा होगी ही होगी, ठीक है। तो दागी गई गोली में गतिज ऊर्जा होती है। बहता हुआ पानी में भी गतिज ऊर्जा होती है। हथौड़े से चोट करना, अगर हथौड़े से चोट किया जाए तो भी क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। तना हुआ धनुष, अगर हम धनुष को केवल तान करके ऐसे छोड़ दें तो सिर्फ तान दें, इसका मतलब ये हुआ कि अभी छोड़ा नहीं जा रहा है, सिर्फ ऐसे ताना जा रहा है। सारी ऊर्जा क्या है? स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट है, और जैसे ही छोड़ा जाएगा वो स्थितिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होने लगेगी? गतिज ऊर्जा में। और स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का योग हमेशा नियत होता है, कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। ये हर साल 2015 के पेपर में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2016 के भी पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये 2017 के भी पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसी न किसी रूप में इससे प्रश्न बन जा रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए कि यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की, यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की, एक होती है गतिज ऊर्जा, और दूसरी क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। और इन दोनों का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv², और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? mgh। दोनों का योग जो है वो नियत होता है, कांस्टेंट होता है। गति, अगर द्रव्यमान है और गति है, तो गतिज ऊर्जा जरूर होगी। स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है? गति नहीं होगी, सिर्फ द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और जी, यानी कि किसी वस्तु को अगर हम किसी हाइट पर अगर रखते हैं तो उसमें जो ऊर्जा संचित होगी वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगी। जैसे छोड़ देंगे तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में बदलने लगता है। तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv², स्थितिज ऊर्जा mgh होता है, और ये दोनों मिल करके क्या कहलाते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। तो इस तरह से जो है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तना हुआ धनुष। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिरते हुए पिंड का वेग को दुगुना कर दिया जाए। गिरते हुए पिंड का जो वेग है उसको कितना गुना कर दिया गया? 2 गुना कर दिया गया। तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? अब आप ऐसे देखिए, 2 क्वेश्चन पूछ दिया इससे, इसी से यांत्रिक ऊर्जा से संबंधित 2 प्रश्न पूछ दिया। कह रहा है कि किसी भी पिंड की अगर हम गति को दोगुना बढ़ा दें, यानी कि वेग को दोगुना बढ़ा दें, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो सपोज पहले गतिज ऊर्जा E1 था, E1 मतलब 1/2 mv²। अब कह रहा है कि इसके वेग को दोगुना कर दिया जाए, तो 1/2 द्रव्यमान वही है, वेग को बढ़ा दिया गया, अब v की जगह पर 2v हो गया। अब इसका वर्ग हो जाएगा। अब ये देखिए 1/2 m, 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4v²। अब 4 को बाहर कर लीजिए, ये 4 बाहर आ जाएगा, 1/2 mv², और 1/2 mv² को हम E1 कह सकते हैं, 4E1। यानी कि जो दोगुना करने पर जो ऊर्जा हुई उसे हम E2 नाम दे दें, तो E2 जो है
4 गुने के बराबर, यानी जो पहले ऊर्जा थी उसका कितने गुना हो गया, 4 गुना हो गया। अगर हम वेग को दुगुना करते हैं तो ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाती है, 4 गुना बढ़ जाती है। आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो आप इसमें देखिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से हर साल क्वेश्चन पूछा हुआ है, 15, 16, 17 में भी पूछा हुआ है, और 17 में तो 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। यानी इस टॉपिक को आप जरूर लगा के एग्जाम हॉल में जाइएगा और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो कितने गुना हो जाएगी गतिज ऊर्जा, तो 4 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। ठीक है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ये भी क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा है, 2016 में पूछा है और 2017 में किसी न किसी रूप में ये क्वेश्चन आया ही आया है कि ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ पे होता है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम ठोस में होता है। अब ठोस में कौन कौन से पदार्थ ठोस होते हैं, जैसे लोहा हो गया, इस्पात हो गया, तो ऐसे में ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है। और निर्वात में ध्वनि का वेग क्या होता है, 0 होता है। यानी कि निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। ध्वनि को चलने के लिए किसकी जरूरत होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, और निर्वात में कोई माध्यम नहीं मिलेगा। इस वजह से ध्वनि जो है कंटिन्यू नहीं होती है। अगर आप चंद्रमा पे चले जाइए, वहाँ पे कोई माध्यम नहीं है, आप चाहे जितना तेज बोलेंगे जस्ट बगल वाले को भी नहीं सुनाई देगा। ठीक है। तो इस तरह से निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है, और वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड होती है, और ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। तो ये क्वेश्चन हर साल पूछा हुआ है, यानी कि ये 4, 5, 6 ये क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो पेपर को सॉल्व करने से यही फायदे होते हैं कि हमें एक पैटर्न पता चल जाता है, और जब पैटर्न पता चल जाता है तो उसी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करके एग्जाम हॉल में हम जाते हैं। इसी वजह से 4000 की जो श्रृंखला हमारी कंटिन्यू है, इस श्रृंखला से आप जरूर जुड़ जाइए। और अगर आप जुड़ जाते हैं तो फिर आपको कोई भी अदर सोर्स से आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप इस चैनल के माध्यम से NMMS एग्जाम में सबसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, एक चालक तार में 10 कूलाम विद्युत आवेश 2 सेकंड के लिए प्रवाहित हो रहे हैं। ध्यान से सुने, एक चालक तार में 10 कूलाम का आवेश। ठीक है। तो चालक तार में 10 कूलाम का आवेश, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 10 कूलाम। ठीक है। Q का मान दे दिया है 10 कूलाम। 10 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है कितने समय के लिए, 2 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे T बराबर दिया है 2 सेकंड के लिए। तो कह रहा है कि चालक तार में प्रवाहित धारा का मान बताइए, यानी कि I इज इक्वल टू वाट। हम जानते हैं वी नो दैट Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT। इसको आप याद कर लीजिए कि आवेश इज इक्वल टू क्या होता है, धारा गुणे समय, Q बराबर IT। तो हमें I निकालना है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे T गुणे में है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा। तो I बराबर Q बटे T। I को हम पहले लिख दिए हैं और Q बटे T को हम बाद में लिख देते हैं। अब इसी में जैसे ही हम मान रखेंगे वैसे ही आंसर आ जाएगा। तो Q का मान कितना है, 10 कूलाम है। तो 10 और समय कितना है, 2 सेकेंड। तो 2 × 5 = 10। तो I का मान कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर। देखिए कितना आसान है, यानी कि 5 एम्पियर की धारा बहेगी। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। एक चालक तार में 10 कूलाम की विद्युत आवेश 2 सेकंड के लिए प्रवाहित होगी, तो विद्युत धारा कितना हो जाएगी, 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। अब आप देखिए ये 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि उत्तल लेंस के फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा। तो हम आपको बता दें, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों के केस में, दर्पण के केस में चाहे लेंस के केस में, दोनों स्थितियों में अगर कोई वस्तु जो है फोकस पर है, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनेगा। और इसका उल्टा भी सही है, अगर कोई वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। इसको आप तैयार कर लीजिए। फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। तो फोकस पर रखी है वस्तु, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। किस में बनेगा, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। या उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण के केस में
ये स्थिति कि फोकस पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा और अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। आई होप आप इसे तैयार कर लिए होंगे। किस घटना के कारण पानी के बर्तन में डूबी हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है? ये एक्सपेरिमेंट तो कोई भी कहीं भी कर सकता है। आप एक रॉड लीजिए और एक गिलास पानी लीजिए। आप जैसे उस रॉड को पानी में डिप करेंगे तो आपको लगेगा कि वो जो छड़ है या रॉड है वो तिरछा दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को आप करिएगा। अब ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि किस वजह से ऐसा होता है कि जो छड़ होती है वो तिरछा हो जाती है या तिरछा दिखाई देने लगती है। तो इसका जो वजह है वो अपवर्तन है। क्या है इसका वजह? अपवर्तन। अपवर्तन के कारण पानी में डाली गई रॉड तिरछा दिखाई देती है। तो इस तरह से जो है अपवर्तन इसका कारण हो जाएगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारों का टिमटिमाना और रॉड का तिरछा दिखना और वास्तविक गहराई आभासी गहराई से, या ऐसे कर सकते हैं कि जो आभासी गहराई होती, वास्तविक गहराई कम प्रतीत होती है। अगर आप किसी भी तालाब में खूब ध्यान से देखते हैं, उसकी जो वास्तविक गहराई होगी उससे कम गहराई आपको प्रतीत होगी, यानी कि आभासी गहराई जो है वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होता है। तो ये किस वजह से होता है? ये भी अपवर्तन के कारण होता है। तो यहाँ पे 3 केस हो गए। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, ठीक है, पहला। दूसरा, रॉड या छड़ का तिरछा दिखना, पानी में छड़ का पानी में तिरछा दिखना, वास्तविक गहराई कम प्रतीत होना। तीसरा, जल में वास्तविक गहराई कम प्रतीत होना। ये सब जो है किसकी वजह से होता है? अपवर्तन। देखिए इन सब का एक ही आंसर होगा, अपवर्तन। तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, आप कितने क्वेश्चन लगा पा रहे हैं? 3 तरह के क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा एडिशनल आप इसमें सीख पा रहे हैं। परावर्तन क्या होता है? परावर्तन जब किसी चिकने तल पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को परावर्तन कहते हैं। दर्पण में जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो परावर्तन की घटना होती है शीशे में। ठीक है, परावर्तन आपको समझ में आ गया। प्रकीर्णन क्या होता है इसको देखा जाए। प्रकीर्णन यानी कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? नीले और बैगनी रंग के प्रकाश का। बैगनी और नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। प्रकीर्णन के कारण ही आसमान नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। ये एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप इसे लिख लीजिएगा कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन मतलब क्या होता है? फैलना, क्योंकि प्रकाश की किरणें बिखर जाती हैं और सबसे ज़्यादा जो बिखराव होता है वो बैगनी और नीले रंग के प्रकाश की किरण में होता है। इस वजह से आसमान हमें नीला दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो प्रकीर्णन की घटना भी आपको समझ में आ गई। अब ये जो क्वेश्चन पूछा था कि पानी के बर्तन में डूबी हुई छड़ या छड़ी टेढ़ी क्यों दिखाई देती है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। और परावर्तन की घटना क्या होती है? दर्पण में परावर्तन की घटना होती है। अब एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? अब आप ध्यान से देखें, एक्सरे किरणों का जो आविष्कारक थे वो रोएंटजन यानी कि रॉजन जो है एक्स किरणों के आविष्कारक थे। तो रोएंटजन, इसमें देखिए रोएंटजन लिखा हुआ है, तो रोएंटजन ही आप ऑप्शन को टिक करिएगा। किसी किसी बुक में रॉजन लिखा होता है या रोएंटजन लिखा होता है या फिर रोंटजन लिखा होता है, ए को हटा देता है। तो बस ये, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अगर चाहेंगे तो इसे आसानी से टिक कर सकते हैं। मार्कोनी, रेडियो की खोज किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। तो आप इसे लिख लीजिएगा। रेडियो के खोजकर्ता कौन थे? मार्कोनी थे। एक्स किरणों के खोजकर्ता कौन थे? रोएंटजन थे। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 ऑप्शन आप यहाँ से टिक कर लीजिएगा। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? हम आपको बता दें, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था 2016 के पेपर में कि आदर्श अमीटर क्या होता है। तो आदर्श अमीटर होता क्या है इसको आप ध्यान से समझिए। ये अमीटर है, अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर विद्युत धारा इसमें प्रवाहित किया जाए और अगर ये अमीटर है,
इसका प्रतिरोध ज़्यादा रहे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। प्रतिरोध मतलब रुकावट होता है, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने लगेगा। तो अमीटर यह किस बात का होगा, जब ये विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका प्रतिरोध क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए या कम से कम होना चाहिए। तो अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, कम से कम होता है। लेकिन अगर ये आदर्श अमीटर हो जाए तब इसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, इसका प्रतिरोध 0 होना चाहिए। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है। और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श अमीटर या अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। अब इसका उल्टा अगर हम वोल्टमीटर की बात करें तो वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। और वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। और अगर वोल्टमीटर आदर्श वोल्टमीटर है तब क्या होना चाहिए, तब उसका प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध अगर वो आदर्श वोल्टमीटर है तो अनंत होना चाहिए। वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम को किस क्रम, अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। अमीटर, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम का हिस्सा बन रहा है और हर साल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है NMMS एग्जाम में। तो यही फायदा होता है जब आप पेपर को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का बन रहा है, यानी कि हर टॉपिक को हम लोग सेलेक्ट करके उसको डिस्कस कर पा रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। देखिए ये क्वेश्चन 2015 में भी पूछा था और 2017 में भी पूछा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चन से हमें कह सकते हैं कि 7-8 क्वेश्चन हर साल रिपीट कर जा रहा है। विज्ञान सब्जेक्ट में या विज्ञान विषय में हर साल 7-8 प्रश्न रिपीट कर रहा है। अगर आप 7 साल का पेपर लगा के जाएंगे तो 7×5 35, यानी कि 35 प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जो आप जरूर उस टॉपिक को कहीं ना कहीं सुन रखे होंगे। अगर आप हमारी वीडियो को देखते हैं, सिर्फ वीडियो को देख करके एक नोट्स अच्छा बना लेते हैं तो 35 के 35 प्रश्न आप टारगेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। ठीक है, इसको मैंने बताया था, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा तथा वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।